लोग पतले होने के लिए डाइटिंग करते हैं लेकिन भूखा भी रहते हैं, तो भूखा रहना कहाँ तक ठीक है? भी ऐसा नहीं है कि आपको आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं उससे आपको रुकना पड़ेगा या उसको छोड़ना पड़ेगा। आप वो सब चीज़ें खाकर भी पतला हो सकते हैं। पतले होने के लिए क्या कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने जरूरी होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बोहाइड्रेट हमारी भोजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे तो उससे आपको पूरे दिन की एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी ना मिलने से आप पूरा दिन थका हुआ महसूस करेंगे। क्या जंक फूड खाने से इंसान मोटा होता है या जंक फूड खाने चाहिए? ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है कि जंक फूड बिल्कुल बंद कर देने चाहिए पतला होने के लिए। किसी भी चीज़ की अत बहुत बुरी है। जब भी हम बहुत ज़्यादा बल्क में खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं या डेली बेसिस पे खाते हैं, तब वो जंक आपको मोटापे की तरफ लेकर जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डाइटिशियन साधना भारद्वाज। साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। लोग पतले होने के लिए डाइटिंग करते हैं लेकिन ऐसे में वो भूखा भी रहते हैं, तो भूखा रहना कहाँ तक ठीक है? जी वंदना जी, जैसे आपने कहा कि भूखा रहना पड़ता है, जैसे कि लोगों के डाइट का शब्द आते ही, डाइटिशियन का वर्ड आते ही दिमाग में ये प्रोस्पेक्ट बन जाता है, ये चीज़ बन जाती है कि शायद डाइटिशियन है तो भूखा रखेगी, हमें ये खाने से मना कर देगी, आलू चावल खाने से मना कर देगी, केला खाने से मना कर देगी, चॉकलेट खाने से मना कर देगी या केक खाने से मना कर देगी। जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम डाइट करते हैं, डाइट देते हैं, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं उससे आपको रुकना पड़ेगा या उसको छोड़ना पड़ेगा। आप वो सब चीज़ें खाकर भी पतला हो सकते हैं। पतले होने के लिए क्या कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने जरूरी होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बोहाइड्रेट हमारी भोजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर मैं बात करूं, अगर आपका पूरे दिन में जो 60% कार्ब इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे तो उससे आपको पूरे दिन की एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी ना मिलने से आप पूरा दिन थका हुआ महसूस करेंगे। और प्लस क्या होगा, जब आप खाना नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, तो लोग कैसे करते हैं कि या तो प्रोटीन डाइट में शामिल कर लेते हैं या फैट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग को, जो दिमाग सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट ही लेता है, फैट और प्रोटीन वो चीज़ नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो थका हुआ महसूस करेगा और आप सही फैसला लेने में कामयाब नहीं होगे। कहते हैं कि लोग जब भूखे रहते हैं तो भूखे रहने से वो पतले होने के बजाय और मोटा हो जाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप वंदना जी। जब हम बहुत भूखे रहते हैं या फिर हम स्टार्व करते हैं, उससे आपका वेट ज़्यादा पुट ऑन होने के चांसेस रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब आप सुबह का मील, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से बताना चाहूँगी, जब आप नाश्ता नहीं करते हैं, ऐसे अगर आपने नाश्ते में फल ले लिए या सलाद ले लिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो पूरे दिन की जो एनर्जी थी, फ्यूल था, नाश्ता ही नहीं किया आपने, तो उससे आपको पूरे दिन में ज़्यादा भूख लगेगी। और जब आप लंच में खाएंगे या आप शाम को खाएंगे तो आप ज़्यादा मात्रा में उसको इंटेक कर लेंगे, या फिर आप जब खाएंगे उसके बाद आप सो जाएंगे या आप आराम करने लग जाएंगे। उस स्थिति में जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपका फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा भूखा रहना भी आपको मोटापे की तरफ लेकर जाता है। क्या जंक फूड खाने से इंसान मोटा होता है या जंक फूड खाने चाहिए? बिल्कुल नहीं वंदना जी, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है कि जंक फूड बिल्कुल बंद कर देने चाहिए पतला होने के लिए। उसका कारण ये है कि जब भी हम डाइट करते हैं तो हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है, और फिर जब हम उसको डाइट को छोड़ेंगे तब हम वो मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे। मैं पर यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी जंक खाएं वो एक लिमिट तक खाएं, एक सीमित मात्रा में खाएं। किसी भी चीज़ की अत बहुत बुरी है। जब भी हम बहुत ज़्यादा बल्क में खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं या डेली बेसिस पे खाते हैं, तब वो जंक आपको मोटापे की तरफ लेकर जाता है। क्या चॉकलेट खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है? जी नहीं वंदना जी, चॉकलेट खाना बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम चॉकलेट खाते हैं उसमें शुगर एडेड होता है। अगर आपका पर्पस है आपको पतला होना है और हमारी जो मात्रा है, हम चॉकलेट का पूरा बार खा जाते हैं। आपने देखा होगा, बच्चों को भी अगर हम लेके देते हैं तो उसका छोटा क्यूब खाने के बजाय हम पूरी बार दे देते हैं उसको खाने के लिए, तब वो बिल्कुल हानिकारक है। पर जब हम उसको छोटे बार में या डार्क चॉकलेट खाते हैं तो बहुत अच्छी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो डार्क चॉकलेट है उसमें जो कोकोआ डलता है, कोकोआ पाउडर डलता है, उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं आपकी बॉडी में। जैसे कि आजकल इम्यूनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि हमें इम्यूनिटी अपनानी है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है हमारी, तो हमें चॉकलेट ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। केला, आम, आलू खाने से मोटापा बढ़ता है? आजकल ये कहा जाता है कि अगर आप मोटे हैं तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? केला, आम और आलू
हमारी डाइट में हमें ज़रूर खाना चाहिए। अगर मैं सिर्फ केले की बात करूं तो उसमें पोटाशियम होता है, और आपको प्री वर्कआउट जैसे लोग करते हैं, जिम जाते हैं या घर पर ही कसरत करते हैं, तो उन्हें प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट एक पोटाशियम का भी सोर्स है, और प्लस आप उनको एनर्जी भी देता है केला। और आपको अगर डायबिटीज़ नहीं है तब तक आप हर इंसान केला खा सकता है, उसको इंजॉय कर सकता है। अगर आपको इंस्टेंट इंच लॉस भी चाहिए तो भी आप केले को भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो कभी भी फ्रूट को कभी भी जब हम खाते हैं एज अ स्वीट डिश ना खाएं, खाने के साथ ना खाएं, 1 घंटे का गैप रखें हमेशा फ्रूट और सैलड में जो भी आप खा रहे हो। तो जब भी आप फ्रूट खाएं तो उसको ज़्यादा बल्क में ना खाएं, क्वांटिटी को ज़्यादा ना मात्रा में लें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और आपने आलू पूछा, आलू का भी वही सेम है कि एक फिल इन आपको देता है, जब भी आप खाते हो उसको आपका पेट स्टमक फिल कर देता है। और उसको बिल्कुल छोड़ना, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट का ही अच्छा सोर्स है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो आलू ज़रूर खाना चाहिए डाइट में। ऐसे ही कहा जाता है कि घी और चावल भी नहीं खाने चाहिए, वो मोटापा बढ़ाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? घी और चावल दोनों ही अपनी डाइट में होना चाहिए। घी से क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, सेम लाइक दैट वैसे ही हमारी बॉडी को फैट की बहुत रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी सर्दियाँ आ जाएंगी तो हमारी जो इंसुलेशन पार्ट है बॉडी का, जो हम इस ठंड से बचाता है, या कोई भी हमारी बॉडी को इंजरी होती है, शॉक होता है, जो हमारे सेकेंड लेयर है हमारी स्किन की, वो फैट की होती है। तो वो हमारी बॉडी में फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और आपको पता होगा कई विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, जो सिर्फ फैट में ही घुलते हैं, और हमारी बॉडी में तभी अब्जॉर्ब होंगे जब हमारी बॉडी में फैट जाएगा। अगर आप फैट नहीं ले रहे हो, आप विटामिन ए या कुछ भी प्रोडक्ट खाते हो, या विटामिन डी का कोई भी चीज़ खा रहे हो, पर वो अगर आपका साथ में फैट नहीं जा रहा है, तो वो फैट आपकी बॉडी में डिजॉल्व ही नहीं होगा, आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब भी नहीं होगा। जो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आपका घी खाना। और सेकंड था आपका चावल। चावल हमारे इंडिया में तो बहुत मात्रा में खाया जाता है, और ये इसे खाना भी चाहिए क्योंकि कार्ब्स का बहुत अच्छा सोर्स है। पर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अति किसी चीज़ की भी बुरी है, तो कोई भी चीज़ सीमित मात्रा से ज़्यादा ना खाएं, तो उससे मोटापा कभी नहीं आता। आजकल डाइट कोक लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और पूछते हैं कि क्या इसे लेना सही है? डाइट कोक बेशक लेते हैं लोग। उससे क्या होता है डाइट कोक लेने से, जैसे कि जैसे आपको पता ही है कि कार्बोनेटेड तो है ही है वो, चाहे वो डाइट कोक है चाहे नॉर्मल कोक है, वो कार्बोनेटेड है। पर सेकेंडली अगर हम नॉर्मल कोक की बात करें, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है, और जो डाइट कोक है उसमें अस्पार्टम होता है। अस्पार्टम का हमें पता ही है, उसके हमारे जितने भी हमारा ब्रेन है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, उस पर बुरा असर पड़ता है, हमारे जॉइंट्स पे बुरा असर पड़ता है अगर हम अस्पार्टम लेते हैं। तो डाइट कोक अगर आप डाइट कर रहे हैं तब भी, डाइट नहीं कर रहे हैं तब भी, हेल्थ के लिए डाइट कोक आपको सजेस्टेबल नहीं है। आजकल ग्लूटेन डाइट चलन में है, तो ये कहाँ पर उपयोगी है? जी हाँ मैम, ग्लूटेन फ्री डाइट अभी चलन में है। ये ग्लूटेन क्या होता है, बेसिकली ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि हमारे नॉर्मल ग्रेन्स में पाया जाता है, जैसे कि गेहूं, जौ और ओट्स में पाया जाता है, राई में पाया जाता है। इसको बंद करते हैं जब किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, या किसी को सेंसिटिविटी हो जाती है, व्हीट एलर्जी हम जिसको बोल देते हैं आम भाषा में। तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, तब हम ग्लूटेन फ्री उसको सजेस्ट करते हैं। पर अभी इसको चलन में ये कैसे आया, जैसे कि हमारा किसी को हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो उसमें ग्लूटेन फ्री डाइट, जहाँ किसी को ऑटोइम्यून डिसीज़ है उसको हम ग्लूटेन फ्री डाइट्स देते हैं। तो उसमें ग्लूटेन फ्री डाइट अगर आपको किसी को भी मैं तो बताना चाहूँगी, अगर किसी को भी माइग्रेन है, किसी को कोई डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, अपच है, किसी को कब्ज हो जाती है जिसका कोई रीज़न नहीं है, या फिर किसी को दर्द हो रहे हैं जिसका कुछ इलाज कोई पता नहीं चल रहा, डायग्नोज नहीं हो पा रहा कि दर्द क्यों हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ग्लूटेन एक बार चेक करवा लेना चाहिए, व्हीट एलर्जी टेस्ट करवा लेनी चाहिए कि आपको कोई उस तरह की समस्या तो नहीं है। कहते हैं अंडे का पीला भाग जो है वो नहीं खाना चाहिए। अधिकतर लोग YouTube पे देखते हैं कि जो वाइट पार्ट है उसको खा लें और येलो पार्ट नहीं खाएं तो ज़्यादा ठीक रहता है, उससे इंसान मोटा नहीं होता है। लेकिन जबकि इसमें प्रोटीन विटामिन सारा कहते हैं कि इस येलो पार्ट में होता है, तो ये येलो पार्ट निकाल देना कितना उचित है? जी वंदना जी, जैसे कि आपने पूछा, आपने बताया भी कि जो येलो पार्ट है उसी में सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज उसी में रह जाते हैं। ये आपकी बिल्कुल बात सही है, ऐसा ही होता है कि जो येलो पार्ट है उसी में हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू 3.5 ग्राम्स प्रोटीन होता है सिर्फ योग में, तो उसको निकाल देना, आपकी डाइट में से 3.5 ग्राम्स प्रोटीन निकाल दिया आपने। जब तक कि आपको कोई LDL की समस्या ना हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या ना हो, तब तक येलो पार्ट ना निकालें। आप अगर दिन में 2 येलो पार्ट ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, आपको लेने चाहिए। आप अपना एक बार कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करवा लें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या कोई दिक्कत है तो ज़रूर उसको डॉक्टर के परामर्श से चेंज कर सकते हैं। क्या सभी चीज़ों में कैलोरी समान मात्रा में होती है? क्योंकि कुछ लोग ओट्स खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग समोसा खाना पसंद करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है?
वंदना जी, बात यहाँ पर सिर्फ कैलोरीज की नहीं है, बात यहाँ पर हेल्दी होने या ना होने की है। जैसे आपने पूछा कि ओट्स और समोसा, ओट्स में ज़्यादा ही कैलोरीज होंगी समोसे से, पर समोसा खाने में आपको भी पता है वो डीप फ्राइड है, उसमें ज़्यादा फैट है। पर कैलोरीज, अगर कैलोरीज की बात करें तो ओट्स में ज़्यादा है। बट अगर हेल्थ के बेसिस पे देखें तो हमारा जो ओट्स है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो निश्चित रूप से आपको ओट्स ही खाने चाहिए समोसे के बजाय। पर अगर आप पूछें कि कैलोरीज अगर सेम है, पर तब हम इसमें डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि गुड कार्ब्स होते हैं, बैड कार्ब्स होते हैं। अगर हम शुगर की बात करें, मीठे की बात करें, तो मीठा है तो वो बैड कार्ब्स हो गया, अगर वो फाइबर है तो वो गुड कार्ब्स हो गया। तो ऐसे ही सेम फैट्स के साथ होता है, गुड फैट्स होते हैं और बैड फैट्स होते हैं। जैसे कि हमारे रिपोर्ट्स में भी आता है HDL LDL, जो HDL है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो LDL है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो उसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है दोनों ही चीज़ों का। क्या न्यूट्रिशन बार हेल्दी है? जी वंदना जी, न्यूट्रिशन बार से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी न्यूट्रिशन बार ले रहे हैं, उसमें कितने एडिटिव्स डले हुए हैं, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं तो डेफिनेटली आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर आप न्यूट्रिशन बार घर पे बना रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, ओट्स से, पीनट बटर से, आलमंड से आपके घर पे न्यूट्रिशन बार बन जाती है, एनर्जी बार बन जाती है। कई लोग डाइटिंग करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं, तो क्या उनका पतला होना संभव है? और क्या बीच में डाइटिंग छोड़ना उचित होता है? जी नहीं वंदना जी, डाइटिंग कभी जब हम करते हैं, डाइटिंग में एक वर्ड पहले भी मैंने बताया कि डाइटिंग से ये तात्पर्य नहीं है हमारा कि हम आपको भूखा रख रहे हैं। जब भी आप डाइट करते हैं, डाइट पे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम आपको एक ग्रेन रोटेशन पे डाल देते हैं। ग्रेन रोटेशन का मतलब होता है कि हम आपको ग्रेन चेंज कर देते हैं। तो कैलोरी ऑलमोस्ट हम सेम ही रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 500 से 800 कैलोरी नीचे जा सकते हैं आपके RDA के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे पास कोई भी एज ग्रुप आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप कैलोरीज खुद से बढ़ा लेते हो, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं होता, नॉर्मल एक बीइंग को उसको ज्ञान नहीं होता कि उसको कितनी कैलोरीज नीचे जाना है, कितनी कैलोरीज ऊपर जाना है। तो हो सकता है, जैसे हमारा ओट्स और समोसे वाला डिस्कशन भी हुआ था, तो हो सकता है आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ हेल्दी हो, आपने समोसे की बजाय ओट्स खाया, फुल डे ओट्स खाया और उसकी कैलोरीज आपने 2000-3000 कर ली हैं फुल डे की, तो उससे आपका डेफिनेटली वेट गेन होगा। तो इसीलिए आपको जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं, जब आपका टारगेट वेट हो जाए, तब आप एक बारी डाइटिशियन से ही कंसल्ट करके उससे पूछ लें कि वो कितनी कैलोरीज पूरे दिन में ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको अवॉइड करनी है थ्रू आउट लाइफ, और क्या क्या चीज़ें वो ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं पूरे दिन में। यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लोग डाइट के नाम से डाइटिशियन के पास जाने से इसलिए डरते हैं कई तो कि वो हमें भूखा रखेंगे और इस वजह से हमें चक्कर आएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डाइटिशियन के पास जाते हो और डाइट करते हो तो आपको भूखा ही रहना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ग्रेन रोटेशन पे डालते हैं। आपको जैसे ओट्स का आटा है, ज्वार है, बाजरा है, जो हम पुराने वक्तों में भी खाया करते थे, पुराने समय में, पुराने ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग थे वो बताते हैं हमें कि हम बाजरा खाते थे, मक्की खाते थे, ज्वार खाते थे। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि तब बीमारियाँ कम होती थी। आज के दौर में जितनी बीमारियाँ हैं उससे क्या होता है, एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा मिलती है हमें, और आपकी जो बॉडी है उसको भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, उसको बॉडी को डिटॉक्स होने का टाइम मिल जाता है। जब हम अपनी चीज़ों को, हमारे अंदर जो जा रही हैं उसको हम एक मॉनिटरिंग करके खाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कितनी चीज़ ले रहे हैं, क्या हेल्दी है, क्या नहीं हेल्दी है, ये आपको एक डाइटिशियन अच्छे तरीके से बता सकती है, रादर देन हम कुछ भी, जैसे कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं, ये कहकर कि ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये आपको पतला कर देंगी, आपको ये आप पियो, सप्लीमेंट्स हैं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, आप पतले हो जाओगे। रादर देन इन चीज़ों के जाने के बजाय आप डाइटिशियन को कंसल्ट करके अपना न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से आप अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में रात के 8 बजे से पहले खाना खाना क्या ज़रूरी है? क्योंकि सब लोग नहीं खा पाते हैं। तो कहा यह जाता है कि रात को 8 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ऐसा करना पॉसिबल है? और ऐसा करने से कहते हैं कि सेहत ठीक रहती है, और आजकल तो ये पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर? जी नहीं वंदना जी, आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है कि कोई 7 बजे से पहले खाना खा ले, क्योंकि आजकल का रूटीन ऐसा ही होता है कि लोग 10 बजे घर आ रहे हैं या 9 बजे घर आ रहे हैं या 8 बजे घर आ रहे हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो 7 बजे या तो सुबह बना कर लेके जाएं तो 7 बजे खाना खाएंगे। ऐसा ही होगा, अगर आप बोलें कि मुझे 7 बजे खाना खाना है तो आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा शाम का खाना, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। गर्मियों के दौर में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप साथ में खाना कैरी करो। तो अगर
आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सोएं उससे 2 घंटे पहले अपना खाना खत्म कर लें, या फिर आप अगर 2 घंटे पहले नहीं कर सकते हैं तो हल्की फुल्की सैर कर लें खाना सोने से पहले, ताकि आप जब भी खाना खाएं तो उसके साथ के साथ सोना बिल्कुल गलत है, उसके साथ के साथ ना सोएं। 1-2 घंटे आप रेस्ट कर सकते हो, वेट कर सकते हो कि सोने से पहले, जैसे आप 8 बजे खाना खा रहे हैं तो 10 बजे आप सो जाएं, 10 बजे खा रहे हैं तो थोड़ा सा वॉक कर लें, उसके बाद सोएं। साधना जी, आपने डाइट से जुड़े कई सारे मिथ्स तोड़े हैं। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपको ये सारी चीज़ें बताने में और दर्शकों तक ये बात पहुंचाने में कि जो मिथ्स हमारे बन जाते हैं डाइट को लेकर, डाइटिशियन को लेकर, या कुछ भी जैसे आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाने, घी नहीं खाना, तो वो चीज़ मैं लोगों तक पहुँचा पाऊँ, जन जन तक पहुँचा पाऊँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइटिशियन सिर्फ आपको मोटे से पतला नहीं करते, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, आपका बीपी है, या आपका शुगर है, या आपका पीसीओडी है, या इनफर्टिलिटी है, या कुछ भी आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो डाइटिशियन से परामर्श लेकर आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। साधना जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।